फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, साइंस का ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, इसका आज लेक्चर 2 हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। लेक्चर 2 में जो दोस्तों हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, न्यूटन के गति के नियम, तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों, ये सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है दोस्तों। इस लेक्चर के 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, है ना। इसमें सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के इस सेकेंड लेक्चर के जो चैप्टर हैं यांत्रिकी, उसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें हम लोग को पढ़ने का है उसे हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर में यांत्रिकी, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को मोशन। यांत्रिकी के अंतर यानी मैकेनिक्स के अंतर सबसे पहले क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है। तो आइए मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। मतलब अगर कोई एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और इस वस्तु के सापेक्ष में कोई यहाँ पे वस्तु जो है अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, मतलब यहाँ था अब ये वस्तु यहाँ आ गया है, तो इसके सापेक्ष में पहले ये वस्तु यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये वस्तु जो है इसके लिए ये क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। यानी ये वस्तु जो मोशन में हो जाएगा इसके लिए, इस वस्तु के लिए। तो यही इसमें कह रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वहीं यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो इसे वस्तु का विराम अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, अतः किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु अस्थिर प्रतीत हो सकती है। अब उदाहरण देकर के समझाया है किस तरीक़ा से अगर कोई वस्तु एक के लिए स्थिर है तो दूसरे के लिए गतिशील कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि यात्रियों की एक बस गति कर रही है। मान लेते हैं कि ये एक बस है और ये क्या हो रहा है? चल रहा है आगे की ओर। बोल रहा है कि तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील और साथी यात्री विरामावस्था में लगेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ कोई वृक्ष लगा हुआ है या पेड़ लगा हुआ है, तो जो बस में बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए ये जो वृक्ष है वह गतिशील दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वह सभी व्यक्ति इनके लिए क्या होगा? अस्थिर होगा। तो ये स्थिति का जो है खेल है। देखिए आप क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि उदाहरण के लिए यात्रियों की एक बस गति कर रही है तो सड़क पर लगे वृक्ष बस की यात्रियों को गतिशील और साथी यात्री विरामावस्था में लगेंगे। वहीं सड़क पर खड़ा, अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है तो बोल रहा है खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री गतिशील और वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसके लिए ये बस गतिशील होगा, लेकिन ये वृक्ष क्या होगा? विरामावस्था में होगा। तो जो वस्तु है या फिर जो व्यक्ति है उसके स्थिति पे डिपेंड करता है कि वह किस स्थिति से, किस एंगल से किसी चीज़ को देख रहा है। तो एक के लिए कोई वस्तु गतिशील हो सकता है जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु विरामावस्था में हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे है डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ, दूरी के बारे में। अब दूरी क्या है? गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो संपूर्ण दूरी तय की गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी, मतलब दूरी बोलते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों कि दूरी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि वाला जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो में कवर किया जा चुका है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारा वीडियो आप लोग को एक एक करके करवाया जा रहा है। चलिए, और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है विस्थापन। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बना के। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा जबकि विस्थापन का मान
धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए देखते हैं विस्थापन किसे कहेंगे। जैसे कोई यहाँ से व्यक्ति चलना प्रारंभ किया और यहाँ से इस तरीक़ा से ये व्यक्ति चलता है, तो दूरी जो होगा दोस्तों, अगर ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो पूरा दूरी जो हो जाएगा 5, 3, 5 और ये अगर 2 है तो 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16 किलोमीटर हो जाएगा टोटल दूरी हो जाएगा ये। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो ये 5 और यहाँ से यहाँ बीच में ये कितना है, ये 3 है, इसके सामने 3 हो जाएगा, तो 5, 3, 8 और 4, 12 किलोमीटर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है उसे विस्थापन कहते हैं, और जबकि दूरी जो पूरा चला गया है वस्तु द्वारा कोई दूरी, उसे दूरी कहते हैं पूरा जोड़ करके। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब किसी इकाई समय में अगर कोई वस्तु जितना दूरी तय कर रहा है उसे उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी के लिए मीटर आता है और समय के लिए नीचे क्या आता है, सेकेंड आता है, इसीलिए मीटर पर सेकेंड हो जाता है। चलिए आगे क्या दिया हुआ देख लेते हैं। चाल की जो बीमा होती है वह होता है एल टी इनवर्स 1। क्या होता है, एल टी इनवर्स 1। ये कैसे होता है ये भी आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बता चुका है दोस्तों, तो अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है वेग यानी कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो चाल में इकाई समय में तय की गई दूरी थी, जबकि विस्थापन में इकाई समय में तय किया गया विस्थापन है वेलोसिटी में। तो याद रखिएगा वेलोसिटी मतलब वेग और चाल में यही अंतर है दोस्तों, कि इकाई समय में तय की गई दूरी और इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, यही दोनों का अंतर है। एक जगह दूरी होता है जबकि दूसरी जगह विस्थापन होता है, तो इससे समझने में मिस्टेक नहीं करना है। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, मतलब एस वाई टी हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं इससे रिलेटेड अगर पॉइंट दिया हुआ तो इससे और रिलेटेड पॉइंट दोस्तों कि वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग की बीमा एल टी इनवर्स 1 होती है। तो चाल की भी बीमा एल टी इनवर्स 1 थी और वेग का भी बीमा जो है एल टी इनवर्स 1, तो दोनों का बीमा जो है वह समान होता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उपयुक्त राशियों को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, तो यही आपको जैसा अभी उदाहरण देख समझाएं, ये सेम वही समझाया गया है इसमें कि ये 4 किलोमीटर इधर, 2 इधर और 2 इधर चलता है। तो कोई व्यक्ति है ना, इसे आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीक़े से कोई वस्तु इधर चल रहा है, पहुँचता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी इतना हो जाएगा जबकि विस्थापन इतना हो जाएगा। तो इसे आप रोक के वीडियो को आप खुद से एक बार ट्राई करके देखेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आइए जानते हैं त्वरण क्या है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस वस्तु का वेग परिवर्तन का जो दर है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला हो जाता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, है ना। तो ये हो जाता है जहाँ v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग और t क्या है, समय अंतराल, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय हो जाता है एक्सीलरेशन बराबर। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2 होता है। वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं। कोई वस्तु अगर इधर वेग मतलब किसी वेग से जा रहा है तो अगर त्वरण भी इसी दिशा में है तो इसे धनात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु इधर चल रहा है और वेग त्वरण जो है इस तरफ काम कर रहा है तो यह ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। तो याद रखिएगा वेग की अगर वेग जिस दिशा में उसी दिशा में अगर त्वरण है तो वह धनात्मक, जबकि वेग की अगर विपरीत दिशा में त्वरण है तो वह ऋणात्मक हो जाता है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति करती जा रही है तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किस किस समीकरण द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। v बराबर यू प्लस ए टी लिख सकते हैं हम, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। अब इसमें v जो है वह अंतिम वेग या चाल हो सकता है, अंतिम वेग वाली चाल हो सकता है।
यू जो है प्रारंभिक वेग बटा चाल हो सकता है, एस जो है विस्थापन अथवा दूरी हो सकता है, और टी जो है लगा समय हो सकता है। तो ये संबंध होता है, तो ये तीनों को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे रिलेशन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। चूंकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, अतः इसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। एक समान सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण होता है। देखिए दोस्तों, सारा पॉइंट को समझाते हैं हम आपको। अगर मान लेते हैं कोई ये वृत्त है, मतलब सर्कुलर पाथ है ये, और इसके अंदर अगर त्वरण हो रहा है, मतलब इसके अंदर अगर कोई वस्तु चल रहा है तो इसका जो चाल है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। अगर यहाँ इस दिशा में चल रहा है तो आगे जाके इस दिशा में, फिर इस दिशा में, तो इसका हर एक पॉइंट पे इसका चाल बदल रहा है। तो दोस्तों इसमें एक क्या होता है, त्वरण होता है, और यह त्वरण जो है कि हमेशा केंद्र की तरफ होता है, तो इसीलिए इसे अभिकेंद्रित त्वरण भी कहा जाता है। बोल रहा है कि एक समान रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता है। अगर कोई एक समान गति मतलब इधर जा रहा है, सेम मतलब एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो इसमें कोई त्वरण नहीं होता है। लेकिन अगर यही वृत्ताकार पथ पर मतलब सर्कुलर पाथ पर अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है तो उसमें हमेशा त्वरण होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन कैसा? एक सदिश राशि है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोणीय विस्थापन जो है दोस्तों वो क्या है, एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन की विमा m0 l0 t0 होता है, अर्थात इसे द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका सभी जीरो हो जाता है। आप देख रहे हैं, तो इसे द्रव्यमान, लंबाई और समय इन तीनों में से किसी भी पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग के बारे में। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। वहाँ क्या था दोस्तों, वहाँ विस्थापन नहीं दूरी था, लेकिन यहाँ विस्थापन है। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय वेग, अभी जैसे आपको हम लोग दूरी और वेग ये दोनों में जैसे आपको अंतर बताए थे, इसी प्रकार से इसमें भी अंतर है दोस्तों। कोणीय वेग है ये, तो कोणीय वेग में ये अंतर है। और ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे क्या, कोणीय विस्थापन पढ़े थे। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में अंतर आप लोग समझ सकते हैं, दूरी वाला ही सेम अंतर है ना। तो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग यानी कि ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होता है, जहां डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है और डेल्टा टी लगा समय है। कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। इसकी विमा टी इनवर्स होता है। कितना होता है? टी इनवर्स होता है दोस्तों। यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण मतलब 360 डिग्री अगर घूम जाए तो एक चक्कर पूरे करने में लगा समय कण का परिक्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? कण का परिक्रमण काल कहलाता है। वही कण द्वारा एक सेकेंड में समय लगाए गए चक्रों की संख्या कण की आवृत्ति कहलाती है। तो देख सकते हैं यहाँ से आवृत्ति भी निकल रहा है और परिक्रमण काल भी निकल रहा है। तो दोनों के बारे में आप समझ लीजिएगा दोस्तों फिर से एक बार। यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण मतलब 360 डिग्री मतलब ये वृत्त जो है इस पर अगर पूरे वृत्ताकार पथ पर अगर घूम जाता है, मतलब एक बार अगर यहाँ से यहाँ तक घूम गया तो यहाँ पे कितना 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर 360 डिग्री का कोण में घूम जाए तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा है ना, लगा जो समय है वह कण का परिक्रमण काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल। वही कण द्वारा एक सेकेंड समय में लगाए गए चक्रों की संख्या कण की आवृत्ति कहलाती है। अगर एक सेकेंड में यह 5 बार घूम जाता है इस पर तो वह उसकी आवृत्ति हो जाएगा, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वह परिक्रमण काल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध क्या है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो औसत कोणीय वेग 2 पाई बाई टी
ओमेगा बराबर 2πn होता है। चूंकि n बराबर 1/t होता है ना, तो इसीलिए ओमेगा बराबर 2πn हम लिख सकते हैं। अब कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध देखते हैं। v बराबर r ओमेगा होता है, जहाँ v रेखीय वेग है और r वृत्त की त्रिज्या है। तो रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या गुने कोणीय वेग होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों फोर्स के बारे में, मतलब बल के बारे में पढ़ने के लिए। बोलता है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था, मतलब अगर विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में है तो उसे परिवर्तन कर सकता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किग्रा मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बोला कि स्थिर रखे फुटबॉल पर खिलाड़ी बल लगाकर उसे गतिशील कर देता है, लोहे की एक सीधी छड़ पर बल लगाकर उसे टेढ़ा किया जा सकता है। तो ये सभी बल का उदाहरण देकर के आपको समझाया गया है। तो बल वह कारक है जो उसकी आकृति में या तो परिवर्तन कर दे, या आकार में परिवर्तन कर दे, या उसकी गति में परिवर्तन कर दे, या अवस्था में, है ना। तो ये सभी बल का उदाहरण हो सकता है। आइए आगे दिया हुआ है सिंपल मशीन मतलब सरल मशीन के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जा सकता है। मतलब कोई एक पॉइंट पे बल लगाएंगे और आसानी से कोई हार्ड से हार्ड काम भी आसानी से हो जाएगा। जैसे घिरनी क्या है दोस्तों, है ना, जिसको पुल्ली बोलते हैं। आसानी से रस्सी पे हम लोग हल्का हल्का बल लगाते हैं। अगर आप कुएं में देखे होंगे इस प्रकार का घिरनी लगा हुआ, तो इस पर एक रस्सी लपेटा होता है और इस रस्सी पे हम हल्का हल्का बल लगाते जाते हैं, और नीचे जो यहाँ पे बाल्टी इससे लटका होता है, इस बाल्टी में आसानी से पानी भर के ऊपर चला होता है, बहुत ही कम बल लगाने के बावजूद भी। उसी प्रकार से आगे है स्क्रू जैक, जो गाड़ी पंक्चर होने के बाद जो जैक लगाते हैं, बहुत ही आसानी से उसमें एक रॉड ऐसे डाल करके उसे चारों तरफ घुमाया जाता है और धीरे धीरे पूरे गाड़ी को इस जैक के द्वारा उस चक्के के एरिया को उठा लिया जाता है। तो यह भी बहुत आसानी से एक आदमी के द्वारा किया जा सकता है। उसी प्रकार से उत्तोलक है, आनत तल इत्यादि है। अब उत्तोलक क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण है। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए चिमटा, सरौता, कैंची आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, उत्तोलक के उदाहरण हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं और यही तीनों बिंदु का खेल है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन बना करके हमेशा पूछा जाता है। अगर किसी भी एग्जाम में फिजिक्स अगर पूछ रहा है तो इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना करके आपको पूछ लिया जाता है। अब उत्तोलक में 3 बिंदु कौन कौन होते हैं। एक होता है आलंब, जिसे हम लोग फलक्रम बोलते हैं। दूसरा होता है आयास, जिसे एफर्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है भार, यानी कि जिसे लोड बोलते हैं। मतलब हम लोग एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, है ना, उसका फलक्रम कहाँ पे है और लोड कहाँ पे रखा हुआ है, ये 3 चीज़ देखना होता है हमें किसी उत्तोलक में। बोल रहा है वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे आलंब कहा जाता है। मतलब अगर आप देखते होंगे, अगर आपको एक कैंची नज़र आ रहा होगा, मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है दोस्तों, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर बीच में यहाँ पे जो एक कैंची को घुमाने वाला जो होता है, उसे हम लोग आलंब कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आलंब कहा जाता है। वहीं आयास किसे कहा जाता है दोस्तों, बोलता है उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। अगर यहाँ पे कैंची का हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, दोनों उंगली में डाल के दाबते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग आयास कहते हैं। वहीं भार क्या है, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है, उसे भार कहते हैं। तो यहाँ अगर कोई कपड़ा रखा जाए और उसे काट दिया जाता है तो उसे हम लोग भार कहते हैं। तो इसे आप याद रखें, काम यहाँ से हो रहा है ना। तो तीनों चीज़ को आप समझ पाए होंगे आसानी से। तो ये चलिए आगे दिया हुआ है उदाहरण। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलंब, भार और शक्ति के बीच में होता है। बोलता है आलंब जो है वह भार और शक्ति के बीच में अगर होता है तो उसे हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के रूप में जानते हैं। जैसे कैंची, अभी बता रहे थे आलंब कैंची के कहाँ था दोस्तों, कैंची के बीच में था आलंब, है ना, कैंची के बीच में। अभी आलंब आप देखे होंगे यहाँ कैंची के बीचों बीच में था, और यहाँ से हम लोग
बल लगाते हैं और यहाँ से मेरा काम होता है, तो बीच में आलम्ब है ना। तो प्रथम श्रेणी में आलम्ब जो होता है कहाँ होता है, बीच में होता है। इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि बहुत सारे जो दोस्तों इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब जो होगा वह कहाँ होगा, बीच में होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, भार शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। तो भार जो कहाँ होगा, भार जो है बीच में होगा, शक्ति और आलम्ब के बीच में क्या होगा, भार होगा, है ना। तो भार बीच में होगा। जैसे सरौता, एक पहिया वाला ठेला। एक पहिया वाला ठेला को आप देखे होंगे दोस्तों कि आगे चक्का लगा होता है ना, आगे चक्का लगा होता है और बीच में इस प्रकार से चौड़ा का एक पट्टी होता है और यहाँ से दो हाथ लगाने वाला होता है और इस दोनों हाथ से लगा करके आगे ये घूमते जाता है चक्का और इस पर कोई वस्तु रख के हम लोग चलाते जाते हैं। तो इसमें भार जो है, ये जो भार आप देख रहे हैं ये शक्ति, मतलब शक्ति यहाँ से लगा रहे हैं और आलम्ब इसका कहाँ है, आगे है, ये दोनों के बीच में है। भार जो है कहाँ है, दोनों के बीच में है। तो भार जो है अगर दोनों के बीच में रहे, आलम्ब और शक्ति के बीच में अगर भार रहे तो उसे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में देखते हैं दोस्तों। शक्ति आलम्ब और भार के बीच में होता है। यांत्रिकी लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। तो अगर आप चिमटा को देखे होंगे या फिर स्टेपलर को देखे होंगे दोस्तों, तो क्या होता है, भार हम बीच में लगाते हैं। भार कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। अगर आप मान लेते हैं अगर ये स्टेपलर है ना, तो अगर भार हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ से काम होता है ना, और घूमने वाला जो होता है वो पीछे इसका लगा होता है। अगर स्टेपलर आप सभी देखे होंगे तो बीच में हम बल लगाते हैं, घूमने वाला होता है जो भी मतलब कि कहाँ होता है, पीछे होता है लगा। तो क्या बोल रहा है, शक्ति जो है, मतलब शक्ति मतलब बल, बल जो है आलम्ब और भार के बीच में। तो आलम्ब ये है और भार यहाँ है, मतलब कोई वस्तु यहाँ रखा है तो भार ये है। तो इन दोनों के बीच में अगर शक्ति रहे तो उसे हम लोग तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। इसका उदाहरण है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। तो आशा करते हैं कि ये तीनों श्रेणी के उत्तोलक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसे बार बार आप ट्राई करेंगे दोस्तों, उदाहरण लेकर के उसे समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है दोस्तों ये वीडियो होने वाला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तु की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। तो गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ये दो ऐसे वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले वस्तुओं के गति के बारे में बताया था। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो यह आइजैक न्यूटन की पुस्तक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसे याद रखिएगा। तो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया है जिसे न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। तो प्रिंसिपिया जो पुस्तक है दोस्तों यह न्यूटन के द्वारा लिखा गया है और इसमें गति के संबंध के बारे में बताया गया है। चलिए क्या 3 गति बताया है उसके बारे में देखते हैं। गति का प्रथम नियम बताया गया है कि जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है ना। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन हेतु बल का होना आवश्यक है। तो अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस बल का होना क्या है, आवश्यक है। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व क्या है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है, मतलब परिवर्तन जो होने वाला है उसका जो प्रतिरोध कर रहा है उसे ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो परिवर्तन का प्रतिरोध ही जड़त्व है। जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की का कम होगा। अगर कोई भारी वस्तु है, एक पत्थर है इतना बड़ा, तो इसका जड़त्व जो है ज़्यादा होगा क्योंकि इसे हटाने के लिए ज़्यादा बल लगाना होगा। और अगर कोई कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका जड़त्व जो है कम होगा क्योंकि एक हवा का झोंका भी इसे हटा सकता है। तो ये आप आसानी से समझ रहे होंगे है ना कि जो जड़त्व है वह
उस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु कितने भारी या हल्का है। अब जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है ना। तो जड़त्व के नियम से यह बल का परिभाषा प्राप्त होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण। दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग होता है देखते हैं उसको। जैसे चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूरी तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वह ट्रेन गतिशील है और अगर उससे कोई व्यक्ति उतर रहा है तो उसका शरीर भी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा। अगर वह एकाएक रुकना चाहेगा व्यक्ति तो वह गिर पड़ेगा ट्रेन की गति के दिशा में। जिस दिशा में ट्रेन की गति हो रही है उस दिशा में वह गिर पड़ेगा। इसीलिए वह अपने बॉडी को थोड़ा देर के लिए गतिशील अवस्था में रखने के लिए आगे की ओर थोड़ा दौड़ता है। तो इसे आप समझ चुके होंगे। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे झुक जाता है और स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है। तो यह भी जड़त्व का ही नियम है, क्योंकि अगर गाड़ी चल रहा है तो जो उसमें बैठा व्यक्ति है वह भी गतिशील अवस्था में है और एकाएक जब ब्रेक लगाया जाता है तो बस क्या है एकाएक अस्थिर हो जाता है। लेकिन शरीर जो बॉडी है जो गतिशील अवस्था में हो चुकी है वह एकाएक जो है जब गाड़ी रुकती है ब्रेक लगती है तो यह जड़त्व अवस्था में ही मतलब कि अगर गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है तो गाड़ी एकाएक ब्रेक लगाती है तो यह आगे की ओर झुक जाता है। वहीं या फिर गाड़ी अगर एकाएक आगे बढ़ेगा तो कोई अगर व्यक्ति बैठा है तो जड़त्व में है तो वह पीछे की ओर झुक जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा में के विपरीत दिशा में झुक जाएगा, है ना। गाड़ी अगर इस दिशा में मुड़ रहा है तो व्यक्ति इस दिशा में झुक जाता है ना। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फैल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये सभी क्या है जड़त्व के नियम के कारण ही हो रहा है। संवेग। अब आइए मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, संवेग के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसके किसके? द्रव्यमान और वेग, वेलोसिटी और मास के गुणनफल को क्या कहा जाता है दोस्तों? संवेग कहा जाता है। संवेग कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, यह याद रखिएगा। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आगे पढ़ते हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाते हैं ना। तो अगर आपको पहले ही पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि सदिश राशि को अगर दर्शाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर 5 किलोमीटर लिख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी हम लोग को दिखाना पड़ता है, जो कि तीर के निशान से हम दिखाते हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, P बराबर mv होता है। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझेंगे आप कि यदि दो वस्तुओं का वेग समान है, मान लेते हैं कि एक यहाँ पे बड़ा सा बस चल रहा है और एक यहाँ पे छोटी सी साइकिल चल रहा है। क्या दोस्तों? ये साइकिल है मान लीजिए और ये बस है। दोनों जो है एक समान वेग से चल रहा है, मतलब दोनों का वेग क्या है? समान है ना। और बोल रहा है कि अगर दोनों के सामने एक लड़का आ जाए, दोनों के सामने एकाएक अगर कोई लड़का आ जाए तो अगर बस अगर किसी लड़के से टकराएगा और साइकिल अगर किसी लड़के से टकराएगा तो आपको क्या लगता है कि किस स्थिति में लड़के की ज़्यादा क्षति होने वाली है? तो इससे आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना, कि ज़्यादा क्षति जो है बस से अगर कोई लड़का टकराएगा तो वो हो सकता है मर भी जाए, लेकिन साइकिल से टकराने पर ऐसा हो सकता है या तो फिर उसका हाथ पैर छिल जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाए हाथ पर, लेकिन वो मरने की संभावना उसकी कम रहेगी। तो इससे यह साफ पता चलता है कि जिस वस्तु का वजन जो है ज़्यादा भारी, मतलब जो वस्तु ज़्यादा भारी होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा और जो वस्तु कम भारी होगा उसका संवेग क्या होगा? कम होगा। तो अब ये आप समझ चुके होंगे। गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है यह पढ़ते हैं हम लोग। गति का द्वितीय नियम कहता है दोस्तों कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल F लगने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। इससे प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग क्रमशः P1 = mu और P2 = mv होगा। तो संवेग में परिवर्तन, है ना, P डैश = क्या हो जाएगा दोस्तों? P2 - P1 हो जाएगा, मतलब mv - mu हो जाएगा,
है ना। तो गति का द्वितीय नियम संवेग के परिवर्तन की दर या लगाया गया बल, ये है ना। F समानुपाती हो जाएगा पी वाई टी का, तो F समानुपाती हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू वाई टी का। ये आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इसे आप, है ना। तो F समानुपाती है एम ए का, यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाएगा वी माइनस यू वाई टी, मतलब एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है ना। F इक्वल टू के में हो जाएगा, के एक अनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान बल तथा त्वरण के एसआई के लिए जाने पर के इक्वल टू 1 है, अतः बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। उपयुक्त समीकरण से यदि द्रव्यमान 1 kg और त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये आप जो है समीकरण समझ गए होंगे आसानी से दोस्तों। आगे दिया गया है गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। तो द्वितीय नियम के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है ताकि क्या हो, खिलाड़ी को चोट कम लगे। तो यह भी संवेग के संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है दोस्तों। वहीं अगला है कि गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉकर, है ना, शॉक एब्जॉर्बर जिसे शॉकर हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। ये पहले भी अभी उदाहरण देके समझा चुके हैं कि जो भारी वस्तु होगा, है ना, उसमें संवेग ज़्यादा होगा तो हल्की गेंद को कैच करना आसान हो जाएगा। गति का तृतीय नियम पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। गति का तीसरा नियम कहता है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। याद रहे कि क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, न कि एक ही वस्तु पर कार्य करता है दोस्तों। तो दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे अगर कोई बंदूक है और बंदूक से अगर गोली छोड़ रहे हैं तो उस गोली को जितना झटका मिल रहा है मतलब उसके वेग के अनुसार, तो बंदूक जो होता है वह गोली से बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो बंदूक में जो झटका कम महसूस होता है वह इसलिए होता है क्योंकि बंदूक का वजन ज़्यादा होता है और गोली का वजन जो है उसके अपेक्षा जो है कम होता है। तो जो भी मतलब कि जितना तेज़ी से गोली को आगे झटका मिलता है बंदूक को भी सेम मतलब बल से पीछे की ओर झटका मिलता है, लेकिन बंदूक का थोड़ा वजन ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा झटका थोड़ा सा कम महसूस होता है, लेकिन झटका महसूस होता है। इसी कारण झटका महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों जो है दोनों ओर सेम बल लगता है। आगे है उदाहरण के लिए दिया गया है इसमें, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है ना, तो अभी आपको बताएं कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है ना। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू जल को पीछे की ओर धकेलता है तो नाव आगे की ओर बढ़ता है। हम अपने भार को जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण ही है ना। तो जितना मतलब बल से हम नीचे खड़े हैं, मतलब जितना भार से उतना नीचे भी उतना से हमें प्रतिक्रिया मिलती, तब हमें अपना भार महसूस हो रहा है। आगे संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। तो न्यूटन के अगर पहले और दूसरे नियम को मिला लिया जाए तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसके अनुसार यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण, रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट का उड़ान क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। मतलब गैस जितना तेजी से नीचे निकलता है रॉकेट उतना ही तेजी से क्या होता है दोस्तों, ऊपर जाता है ना। तो ये सेम एक क्रिया के प्रति दूसरा प्रतिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जितना तेजी से पीछे जो गैस निकल रहा है उतना तेजी से रॉकेट ऊपर जाता रहता है। रॉकेट का ईंधन नियत वेग के दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है, पर जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग व त्वरण में वृद्धि हो जाती है।
तो जो रॉकेट में जो फ्यूल भरा होता है, तो जैसे जैसे ये धुआं तो उतना ही तेज़ी से छोड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल कम होते जाता है रॉकेट हल्का होता जाता है और इसका जो वेग है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम हो जाता है ना। तो इसे आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे दिया हुआ है कि संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाता है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान mv है तो तथा व्यक्ति vm वेग से आगे कूदता है तो उसी प्रकार से इसका है ये जो है समीकरण बन जाएगा, है ना। अब आइए पढ़ते हैं अभिकेंद्री बल के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है दोस्तों? न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते कण पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है, अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल के बारे में आपको पहले भी उदाहरण देकर समझा चुके दोस्तों, तो ये आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ F = ma हो जाएगा, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल टायरों तथा सड़कों के बीच लगाने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है उदाहरण कि जब किसी पत्थर के टुकड़े के डोरी को बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। यह डोरी पर उत्पन्न तनाव होता है, अतः डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्री बल न मिल पाने के कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई किसी पत्थर को किसी डोरी में बांध करके उसे घुमा के देख सकते हैं कि अंदर की ओर आपको कितना बल लगाना पड़ता है, और जैसे ही अगर आप बल लगाना छोड़ देंगे तो वो सरल रेखा में गति करना स्टार्ट कर देगा पत्थर, है ना। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करता है। तो यह भी एक उसका उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का छद्म बल या जड़तीय बल है। अपकेंद्री बल के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो तो बाहर की ओर एक बल अनुभव करेगा। जैसे कि अगर कोई चक्रीय झूला है, जो ऊपर वाला जो झूला आप अगर झूले होंगे तो उसमें अनुभव करेंगे कि यदि वह झूले को हाथ से न पकड़ेगा तो बाहर की ओर वह गिर भी सकता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन यदि वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर पलट सकता है ना। तो बाहर की ओर वह पलट भी सकता है, याद रखिएगा। यथा कोई गाड़ी वांछित चाल से कम चाल से चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन एवं वॉशिंग मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रित कहते हैं। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में इसी सिद्धांत इसी का परिवर्तित रूप है, मतलब इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब आइए पढ़ते हैं बल आघूर्ण के बारे में, टॉर्क्यू के बारे में। बोल रहा जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो बल आघूर्ण आप देख सकते हैं, टाउ इसे पढ़ते हैं हम दोस्तों, है ना। ग्रीक अक्षर का ये एक वर्ड है ना, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसे हम लोग टाउ पढ़ते हैं, तो इसे याद रखेंगे आप। इसे टाउ, बल आघूर्ण को टाउ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू बल और अक्ष की दूरी। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई, मतलब यहाँ पे किसी वस्तु को घुमाना है
है ना, और यहाँ हम बल लगा रहे हैं, है ना। तो बल, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो बल लग रहा है, इसी के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल गुने बल और अक्ष के बीच की जो दूरी है, मतलब बल और अक्ष की बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे। इसका उदाहरण दिया होगा, आप देख सकते हैं नीचे क्या दिखा है। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण अधिक होगा, और यदि अक्ष से दूरी शून्य हो, अर्थात बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान के केंद्र से गुजरे, तो बल आघूर्ण शून्य होगा। इस दिशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता है, चाहे उस पर कितना भी बल क्यों न लग रहा हो। इसका उदाहरण जब मिलेगा दोस्तों तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। द्रव्यमान केंद्र है ना, द्रव्यमान केंद्र क्या है? वह बिंदु जो किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान की माध्य स्थिति प्रदर्शित करे, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। बल आघूर्ण का उदाहरण अभी देख सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमा देना। आप देख सकते हैं स्क्रू, एक छोटा सा स्क्रू रहता है, उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको आसानी से ऊपर से हल्का सा बल लगाते हैं और आसानी से वो घूम जाता है ना। तो ये क्या है? बल आघूर्ण का ही काम है। रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है। हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंडपंप चलाने में आसानी होती है। तो अगर आप एक हैंडपंप चला रहे हैं तो एक आप जहाँ से हैंडपंप का ये जुड़ाव है, यहाँ नज़दीक में आप यहाँ से हाथ रख के चलाइए तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यही दूर रख के आप यहाँ से अगर चलाइएगा तो आपको बहुत कम बल लगाना पड़ेगा और कल आसानी से चपाकल जो हैंडपंप चल जाएगा, है ना। तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण हो गया। अब बल युग्म क्या होता है दोस्तों? दो बराबर तथा विपरीत समानांतर बल जिसकी क्रिया रेखाएँ भिन्न भिन्न है, किसी वस्तु पर लगाए जाए तो उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बलों को जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। दो बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। तो यह आपको याद हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हम लोग का बल आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण है। यहाँ बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने में आरोपित जो बल होता है उसे बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे। जड़त्व आघूर्ण अब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिंड का वह गुण जिसके कारण वो किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाली परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान की भूमिका होती है, उसी प्रकार से घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की भूमिका होती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष की सापेक्ष घूर्णन करती है, तब वस्तु के प्रत्येक बिंदु के द्रव्यमान तथा अक्ष से बिंदु की दूरी के वर्ग के गुणनफल का योग उस वस्तु के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अतः जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान इंटू अक्ष की दूरी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। अतः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, प्रकार एवं उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? रस्सी पर करतब दिखाने वाला नट रस्सी पर संतुलित बनाए रखने के लिए। देख सकते हैं आप, दो लाठी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नाटक जो दिखाता है, गाड़ देता है दो लाठी और बीच में एक रस्सी तनी हुई रहती है और इस पर आसानी से वो चल लेता है ना। तो ये जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग करता है। रस्सी पर करतब दिखाने वाला नट रस्सी पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी लाठी अपने हाथ में रखता है और दोनों जिधर की ओर झुकता है हल्का हल्का उधर अपना बैलेंस बनाता रहता है। इसके कारण लाठी सहित उसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक हो जाता है और वह चलते समय उत्पन्न थोड़े थोड़े असंतुलित बलों को आसानी से संतुलित कर लेता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब कल हम लोग दोस्तों देखेंगे कोणीय संवेग के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है, प्रायः इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगले वीडियो में जो दोस्तों हम लोग कोणीय संवेग को देखेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसीलिए इसके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो भी चीज़ आपको इस चैनल पर मिल रहा है वो उसमें दोस्तों क्वालिटी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी कोई चीज़ पढ़ा दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में ना आए। सारा कुछ आपको समझा के पढ़ाया इसलिए जा रहा है दोस्तों क्योंकि एक बार अगर आपका थ्योरी जो है अगर आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार आप चीज़ों को अच्छी से समझ लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों उसे आसानी से बना पाएंगे। कितना भी डीप में या कितना भी घुमा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आप बेसिक चीज़ें जानेंगे तो उसे आप आसानी से बना लेंगे। क्योंकि आजकल देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम की जो प्रकृति है वो आप इसे देखते होंगे,
धीरे धीरे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को अब डीप में ले जाके पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के लुसेंट से या फिर किसी और बुक से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर आप थ्योरी नहीं जान रहे, थ्योरी अगर पढ़ के आप नहीं गए हैं, तो उस क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर सकते हैं या फिर आप गलत बना के आ सकते हैं। तो अगर जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जैसे बीपीएससी में भी इस बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अगर आप एक एक नंबर का बढ़त लेना चाहते हैं दूसरे से, तो आपको दोस्तों सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, थ्योरेटिकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चीज़ों को समझकर पढ़ना ही पड़ेगा। अब रटने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, रटने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो वहाँ आसानी से चीज़ों को समझ करके बना पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।